17 नवंबर 2012 मैक्सिको के पास एक समुंदर में खतरनाक तूफान आता है और इस तूफान में एक छोटी सी जहाज़ में दो इंसान फंसे थे, सल्वाडोर एल्वेरेंगा और इजी कोएल कोएडा। दोस्तों, ये सच्ची कहानी पैसिफिक ओशन में फंसे दो इंसानों की है जो इस समंदर में दुनिया से दूर जा फंसे थे। दोस्तों, इस दुनिया में टोटल 5 ओशंस मौजूद हैं, जिसमें से सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। ये समुंदर हमारे टोटल लैंड एरिया से भी कई गुना बड़ा है। मतलब अगर इस दुनिया की सारी जमीनें एक साथ मिल भी जाए तो भी इस समुंदर के आगे छोटी पड़ जाएंगी। मतलब अगर कोई इंसान इस समुंदर में खो जाए तो उसे ढूंढने का चांस 1% से भी कम है। मगर आज आप एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे कि वो इस समुंदर में अपनी छोटी सी जहाज में खो गया था। वो भी कोई कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 438 डेज तक। जहाँ तक नजर पड़े बस पानी और खामोशी। ना खाना, ना ही पीने का पानी, न जमीन, न कोई सिग्नल, बस वो इंसान और चारों तरफ समुंदर। It's the kind of unbelievable story. That's what the world is trying to figure out after a man. Story of a man who says he's been lost at sea for over a year. How many days were you out on that boat? Tuve 438 días. मगर सवाल ये है कि आखिर लगभग 14 महीनों तक ये अकेला जिंदा कैसे रहा। एल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा देश, वहाँ एक लड़का बड़ा होता है, सल्वाडोर एल्वेरेंगा। बचपन से ही समुंदर उसका घर था, फिशिंग उसकी जिंदगी थी। छोटी सी उम्र से ही वो जानता था मछली कैसे पकड़े, तूफान से कैसे बचे और नाव कैसे चलाएं। बड़ा होकर दोस्तों वो मैक्सिको शिफ्ट हो गया, एक छोटे से फिशिंग विलेज में, कोस्टा अजूल। वहाँ वो शार्क्स, मार्लिन्स और सेल फिश पकड़ता था। दोस्तों, 36 साल का एल्वेरेंगा एक एक्सपीरियंस फिशर था। फिर 17 नवंबर 2012 वाले दिन ये अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी सी बोट में रवाना हुआ। इनका ये प्लान था कि ये समुंदर में 30 घंटा गुजारेंगे, तो उसी हिसाब से ये अपनी छोटी सी जहाज में थोड़ा सामान कैरी करके निकल जाते हैं। इस 20 फुट के बोट में बस एक इंजन, एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियाँ स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेके जाने वाले एल्वेरेंगा को ये कहाँ मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसके जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। दोस्तों, वो मैक्सिको के कोस्ट से 80 माइल्स लगभग 120 किलोमीटर्स दूर गए और अपना जाल समुंदर में बिछा दिया। रात होते होते वहां आसमान का रुख बदल गया और काले बादल और तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते तेज लहरें और तूफान आने लगा। उन्होंने मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस कोस्ट की तरफ तेजी से वापस आने लगे। पूरे 6 घंटों तक मुसलसल बोट को तेज रफ्तार में चलाते रहे। सुबह के लगभग 7 बजे अब वो बस कोस्ट से 20 किलोमीटर दूर थे और उन्हें शोर पर अपने गांव भी दिखने लगा था। दोस्तों, वो इस तूफान को तो काफ़ी दूर छोड़ आए थे, मगर साथ ही साथ उनकी किस्मत भी अब जैसे तूफान के साथ पीछे छूट गई थी, क्योंकि ज़मीन से बस 20 किलोमीटर दूर इनके बोट का इंजन खराब हो गया था। ना ही इनके पास कोई चप्पू थे, ना ही कोई डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला कोई सेल। फिर इन्होंने अपने रेडियो से अपने बॉस को सिग्नल सेंड करा और फिर वो बस इंतजार करने लगे कि मदद बस आती ही होगी और हम यहाँ से निकल जाएंगे। मगर इसके बाद जो हुआ वो हर फिशर का एक डरावना ख्वाब होता है। अपने बॉस का मैसेज और मदद के इंतजार करते करते इनकी रेडियो की भी बैटरी खत्म हो चुकी थी और अब वो उनका बाहरी दुनिया से सारा कनेक्शन खत्म हो गया था। इतना कम था जो इनके साथ वो हुआ, जिससे एल्वेरेंगा और उसके साथी को जिसका कोई अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उन्हें वापस समुंदर की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते उनके सामने से कोस्ट दूर होने लगा। फिर उनके बॉस विलर्मिनो ने एक रिपोर्ट की, जिससे कई रेस्क्यू मिशन और कोस्ट गार्ड ने उन्हें ढूंढा। लेकिन अफसोस, पैसिफिक ओशन में नाव ढूंढना किसी बंद अंधेरे कमरे में एक नुक्ता ढूंढना जैसा था। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। अब उन्हें ढूंढने की और उनके बचने की उम्मीद बेहद कम लगने लगी थी। दोस्तों, लगभग 5 दिनों के बाद समुंदर की लहरें और हवाओं ने इनकी बोट को 450 किलोमीटर दूर तक ढकेल दिया था। वो समुंदर के उस हिस्से में आ पहुंचे थे जहां बस हर तरफ नीला समुंदर ही नजर आ रहा था। दोस्तों, उन्हें इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया था कि हमारे बचने के चांस अब ना के बराबर है।
क्योंकि रखा हुआ कुछ पानी और कुछ खाने का सामान भी बस एक ही दिन का था। जब इनका खाना खत्म हुआ तब इन्होंने जिंदा रहने के लिए परिंदों और मछलियों को पकड़कर कच्चा खाना शुरू कर दिया जो इनके बोट पर आकर बैठते थे, और जब इन्हें प्यास लगती थी तो वो अपना यूरिन पीते और बारिश का इंतजार करते, क्योंकि समुंदर का खारा पानी पीने से इनकी जान भी जा सकती थी। मगर जब बारिश ना होती थी तो ये सी टर्टल और इन्हीं परिंदों का खून पीते। दिन गुजर रहे थे, फिर महीनों। वो इस कदर मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे कि हम इमेजिन भी ना कर पाए। इसी बीच एक दिन दोस्तों दोनों ने एक पंछी पकड़ा खाने के लिए, मगर जब कोर्डोबा यानी एल्वरिंगा का जो साथी था, जब उसने पंछी का पेट खोला तो उसमें पैरासाइट और जहरीले समुद्री सांप निकले। मगर कोर्डोबा ने एल्वरिंगा की बात नहीं मानी और उस पंछी को खा लिया। फिर धीरे धीरे कोर्डोबा की तबीयत खराब होने लगी और 3 दिनों के बाद कोर्डोबा इस टॉर्चर को बर्दाश्त ना कर सका और उसी बोट पर वो मर गया। एल्वरिंगा दोस्तों अब इससे बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि अब इस छोटी सी बोट पर एल्वरिंगा से बात करने के लिए भी कोई नहीं था, और वो अब इस भयानक समुंदर में वो अकेला जिंदगी गुजारने लगा। और जिस जगह पर अब एल्वरिंगा था वो इस दुनिया में सबसे खामोश पार्ट था। इवन यहाँ से कार्गो शिप भी कभी कभार गुजरती थी। लगभग अब 6 महीने गुजर चुके थे और एल्वरिंगा का साथी भी मर गया था, जिससे एल्वरिंगा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। एक दिन एल्वरिंगा को दूर समुंदर में कार्गो शिप गुजरता नजर आया और पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था। उस शिप को देखते ही एल्वरिंगा ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देना और हर तरह के इशारे करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि उस कार्गो शिप पर मौजूद कोई की नज़र पड़ जाएगी। मगर बदकिस्मती से उस शिप पर मौजूद क्रू के किसी की भी नज़र नहीं पड़ी और वो शिप वहाँ से गुजर गया। अब सोचिए उस वक्त एल्वरिंगा को कैसा महसूस हुआ होगा कि एक बचने की उम्मीद भी उसके सामने से यूं चली गई। और अब एल्वरिंगा अपनी इस छोटी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। अब इस वक्त तक एल्वरिंगा का जीने का हौसला पूरा टूट चुका था, मगर किस्मत ने एक मोड़ ली। 30 जनवरी 2014 यानी पूरे 14 महीनों के बाद एल्वरिंगा की आंखें कुछ अजीब देख रही थी। उसे समुंदर में तैरते नारियल और थोड़ी दूर पर एक आइलैंड नज़र आ रहा था। उसे ये डर था कि कहीं ये आइलैंड भी इससे मिस ना हो जाए, इसलिए वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। टोटल 14 महीनों यानी 438 दिनों के बाद एल्वरिंगा किसी ज़मीन पर पैर रख रहा था। उसे कैसा महसूस हुआ होगा उस वक्त। वो मार्शल आइलैंड का एक छोटा सा टापू इबोन एटॉल था। खैर जब वो उस आइलैंड पर पहुंचा तो उसे एक छोटा हाउस दिखाई दिया और वहाँ उस हाउस के पास ही वहाँ एक कपल था, वहाँ के लोकल। उन्होंने एक बूढ़े दाढ़ी वाले आंखों में खोया हुआ आदमी देखा जो पानी से निकल के उनके दरवाजे पे खड़ा था। वो समझे नहीं वो क्या बोल रहा है, लेकिन उन्होंने समझ लिया ये आदमी बहुत मुश्किलों से यहाँ आया है। खैर दोस्तों, ये आइलैंड एल्वरिंगा के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। वहाँ से दोस्तों एल्वरिंगा को वापस अपने घर भेजा गया, मगर अपने घर पहुँचते ही उसे एक नई मुसीबत ने घेर लिया। वापस पहुँचते ही एल्वरिंगा ने 438 डेज नाम से बुक पब्लिश करी, लेकिन एल्वरिंगा पर अपने साथी को मारने का इल्ज़ाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। इज़ुकुएल कोर्डोबा की फैमिली ने 1 मिलियन का लॉ सूट फाइल किया। एलिगेशन ये था एल्वरिंगा ने मेरे बेटे का मीट खाया सरवाइव करने के लिए, मगर सैल्वाडोर ने क्लियरली मना कर दिया। उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट दिया और पास किया। उसके लॉयर ने कहा ये लॉ सूट तब आया जब सैल्वाडोर की बुक रिलीज हुई। केस इवेंचुअली डिसमिस हो गया, लेकिन वो दाग हमेशा के लिए लगा दिया गया। एक आदमी जो 438 दिन सरवाइव करके आया, दुनिया ने उसे हीरो नहीं विलन बना दिया।